Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which I am going to teach you science of class 9th gravitation chapter, in which yesterday we have studied about how did Newton guess the inverse square rule, and today our topic will be Newton's third law of motion and gravitation, and after that we will study about free fall. So let us start. तो न्यूटन का तीसरा गति नियम और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का तीसरा गति नियम गुरुत्वाकर्षण से कैसे रिलेटेड है। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि जब कोई वस्तु दूसरी किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी बल लगाती है। तो पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया तो दूसरे ने रिएक्शन के रूप में पहले वस्तु पर भी बल लगाया, यानी दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है और उनका परिमाण बराबर होता है, बराबर मात्रा में दोनों बल लगाएंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। यही हम लोगों ने न्यूटन के तीसरे गति नियम में पढ़ा था। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम ग्रेविटेशन के लिए भी लागू होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है तो वह वस्तु भी पृथ्वी पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो वह वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पृथ्वी पर बल लगाती है। तो कोई गिरती हुई वस्तु को पृथ्वी अपने ओर खींचती है। तो जब कोई वस्तु, जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा किसी ऊंचाई से हम गिराते हैं तो यह त्वरित हो जाता है, एक्सीलरेटेड हो जाता है और पृथ्वी की ओर, यह नीचे की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर के गिरता है। तो हम कहते हैं कि यह पत्थर जो है अब पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होकर के और पृथ्वी पर गिर रहा है। अब यदि पत्थर जो है वह भी बराबर और विपरीत दिशा में पृथ्वी पर बल लगाए तो हम लोग यह क्यों नहीं देख पाते कि पृथ्वी पत्थर की ओर जा रही है। पत्थर हमें दिखाई देता है कि पत्थर पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन पृथ्वी उठती ही नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि उतना ही मात्रा में पत्थर भी बल लगा रहा है तो पृथ्वी को भी उठना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसी घटना नहीं पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो न्यूटन का दूसरे गति नियम से हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था F इक्वल्स m इंटू ए। यह फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल्स हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो इस फॉर्मूला से यह क्लियर है कि किसी वस्तु में जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है वह वस्तु के द्रव्यमान का, मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास कहाँ है, नीचे है। त्वरण जो है वह मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पत्थर का जो है एक्सीलरेशन बहुत अधिक होता है, इसलिए पत्थर को हम लोग पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखते हैं। पत्थर का मास बहुत ही कम है, जिसके कारण इसमें ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। देखिए, एक्सीलरेशन और मास में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मास अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा एक्सीलरेशन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल है। एक्सीलरेशन ऊपर है और मास नीचे है, दोनों में व्युत्क्रम का अनुपात है। यानी अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा। जैसे हम बड़े एक पत्थर को लेकर फेंके दूर तो हम ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते,
छोटे पत्थर को अगर हम फेंकते हैं तो ज्यादा दूर फेंकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर द्रव्यमान कम है तो एक्सीलरेशन हम उसमें ज्यादा उत्पन्न करेंगे, उसको ज्यादा दूर तक हम फेंक सकते हैं। और मास बड़ा है, ज्यादा है, भारी पत्थर हम ले लें, उसको ज्यादा दूर तक हम नहीं फेंक पाते हैं। तो यही यहां पे रिलेशन काम कर रहा है कि अगर पत्थर का द्रव्यमान बहुत छोटा है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह बहुत बड़ा एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। इस बड़े एक्सीलरेशन के कारण हम देखते हैं कि पत्थर जो है पृथ्वी की ओर गिर रहा है। पृथ्वी का जो मास है, द्रव्यमान है, वह बहुत